स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी जैसी जीडीसी, बीबीएससी, केबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। उपयुक्त कथन कौन से आलोचक का है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है बच्चन सिंह, बी कह रहा है नामवर सिंह, सी कह रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी कह रहा है कि रामविलास शर्मा। तो आपको ये बताना है कि यह जो है कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। तो यह नामवर सिंह का कथन है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहा है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है। यह कथन जो है वो किस लेखक का है? कथन के लेखक कौन है आपको ये बताना है। कह रहा है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है। आपको बताना है कि किसने कहा है। विजय देवनारायण शाही, बी कह रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी कह रहा है लक्ष्मीकांत वर्मा और डी कह रहा है कि बच्चन सिंह। तो दूसरे में आपको ये बताना है कि लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त है। तो ये कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहे हैं कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर चिप प्रगति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में अ, परिवशित होने वाली जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी। उसने कहा था। किस आलोचक का कथन है? तो आपको ये बताना है कि यह किस आलोचक के द्वारा कहा गया कथन है। ए करे रामचंद्र शुक्ल, बी राजेंद्र यादव, सी देवी शंकर अवस्थी और डी कह रहा है कि नामवर सिंह। तो आपको तीसरे का उत्तर बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे हैं कि भारतेंदु कालीन साहित्य और उस उनकी प्रवृत्तियों के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो चौथे में बताना है कि कौन सा कथन जो है भारतेंदु काल के संबंध में सही नहीं है। एक है रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विशेष विषय चयन में व्यापकता में विविधता आई। बी करे कि इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। सी करे कि बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया। और डी कह रहे हैं कि राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से वर्तना की। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है सवाल नंबर चौथे का। तो जो कथन सही नहीं है वो विकल्प डी सही नहीं है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता तो दी गई लेकिन राजभक्ति को भी प्राथमिकता उतनी ही दी गई। तो विकल्प डी जो है वो सही है सवाल नंबर चौथे का। अब आते हैं सवाल नंबर पांचवें। पांचवें में कह रहा है कि साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि ए कह रहा है इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता। बी कह रहा है कि शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है। सी कह रहा है कि जीवधारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है। और डी कह रहा है कि देश विदेश की राज सत्ता के उत्थान पतन की चर्चा न कर उसकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से किस मायने में भिन्न होता है। तो आपको पांचवा का अगर उत्तर देखा जाए तो पांचवा का उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? वो विकल्प डी होता है। इस माने में अलग होता है। अब आते हैं सवाल नंबर छठवां। छठवां में कह रहा है कि असंगत कथन का क्या करना है? चयन करना है। आपको बताना है कि इसमें से असंगत क्या है। ए कह रहा है कि अर्ध कथानक ब्रज भाषा की रचना है। बी कह रहा है कि अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है। सी कह रहा है कि मेरा परिवार पशु पक्षियों से संबंधित है। और डी कह रहा है कि शेष स्मृतियां दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है अर्थात असत्य कथन का चयन करना है। तो छठवें में अगर देखा जाए तो विकल्प डी जो है वो कथन इसमें क्या है? वो असत्य है। शेष स्मृतियां दूधनाथ सिंह का संस्मरण नहीं है बल्कि रघुवीर सहाय का है। बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं व उनके रचनाकारों से संबंधित इन युग्मों में से असत्य का चयन कीजिए। तो सातवें में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है युग्म जो है इसमें असंगत है। ए कह रहे लगता नहीं है दिल मेरा कृष्ण अग्निहोत्री। बी कह रहे अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। सी कह रहे कि एक कहानी है भी उषा प्रेमवदा।
और डी कह रहा है कि पिंजरे में मैना, चंद्रकिरण सोनरक्षा। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म जो है इसमें असंगत है सातवें में। तो सातवें में जो असंगत युग्म है वो युग्म है विकल्प सी जो है। एक कहानी अभी उषा प्रियंवदा का नहीं है, बल्कि यह मन्नू भंडारी के द्वारा लिखित जो है ये रचना है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तर भारत के किसान की नियति को आ, उजागर किया था। यह कथन रेणु के संदर्भ में किसने कहा है? तो आपको 8वें में बताना है कि रेणु के संदर्भ में किसने कहा है। ए कह रहा है निर्मल वर्मा, बी कह रहा है नामवर सिंह, सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि यह जो है वो रेणु के संदर्भ में किसका कथन है। तो ये कथन जो है वो आपके निर्मल वर्मा का है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगर सवाल नंबर 9 देखा जाए, 9वें में कह रहा है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? आपको ये बताना है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, किसने कहा है? ए कह रहा है धूमिल, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध और डी कह रहा है नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये मुक्तिबोध का कथन है, अर्थात विकल्प सी जो है वो 9वें का उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में करें कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 10वें में आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है कि कुछ विद्वान जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ मानते हैं। बी कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक लिखी। सी कह रहा है कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। और डी कह रहा है कि बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो जो इसमें सही नहीं है वो विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक को लिखने में किया है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु, सी कह रहा है प्रेमचंद और डी कह रहा है महादेवी वर्मा। तो 11 में आपको ये बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो 11 का उत्तर अगर देखा जाए तो विकल्प सी हो जाएगा, ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में से दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। तो महाकाव्य के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इसमें से जो असत्य है महाकाव्य के संदर्भ में उसका चुनाव करना है। ए कह रहे हैं महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। बी कह रहा है कि संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। सी कह रहा है कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। और डी कह रहा है कि महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। तो आपको ये बताना कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो जो असत्य है वो विकल्प बी हो जाएगा। संपूर्ण महाकाव्य में एक ही तरह के छंद का प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। आपको 13 में बताना कि कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। ए कह रहा है कि सड़क वापस जाती है कृष्णचंद्र, बी कह रहा है कि आंखों देखा झूठ कृष्णा शोभती, सी कह रहा है स्वप्न रामनेश त्रिपाठी और डी कह रहा है ग्रंथी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म इसमें से जो है वो असंगत है। तो जो असंगत है सवाल नंबर 13 में वो विकल्प बी है। आंखों देखा झूठ कृष्णा शोभती का नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो है किसकी रचना है। आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहे हैं कि द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है, किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है। यह कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है, किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है। ये कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे कि तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन किसका है? ए कह रहा है श्याम सुंदर दास, बी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है 15 में कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो 15 का अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ये श्याम सुंदर दास का कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे कि गगन हमारा बाजा बाजे, मतरफल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। इसके रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है।
ए संत सिंगा, बी जम्भनाथ, सी मलूकदास और डी लालदास। तो आपको ये बताना है 16 में कि ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जम्भनाथ है, विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहा है मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थितियों के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। माटी की मूर्तें में यह कथन किस शब्द चित्र का में है। में का है आपको बताना है कि माटी की मूर्तें जो हैं, जो रेखा चित्र में बहुत सारे शब्द चित्र संकलित हैं, उसमें से यह कथन जो है वो किस शब्द चित्र से लिया गया है। ए रचिया, बी रूपा की आजी, सी मंगर और डी बुधिया। तो 17 में आपको बताना है कि यह किस शब्द चित्र में से का है। तो ये मंगर से लिया गया है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर 17 का क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहे हैं उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरों को रोशनी और गर्मी भी देती है। माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह कथन किसके लिए है। तो आपको 18 में ये बताना है कि माटी की मूर्ति शब्द चित्र में यह कथन किसके लिए है। ए बैजू मामा, बी परमेश्वर, सी शुभान खां और डी देव। तो आपको 18 का उत्तर बताना है क्या होगा। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, यह परमेश्वर के संदर्भ में कहा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहे हैं कि इस कल्पवास का मोह है क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई। उपरोक्त कथन किस रचना से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि ये किस रचना से संबंधित है। ए ठकुरी बाबा, बी माटी की मूर्तें, सी प्रेमचंद घर में और डी एक कहानी यह भी। तो 19 में आपको बताना है कि यह कथन किस रचना से संबंधित है। तो ये जो है वो ठकुरी बाबा से संबंधित है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर 19 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहे हैं कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस विद्वान का है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 20 में आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो अगर 20वें का उत्तर देखा जाए तो विकल्प डी सही होगा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे हैं कि पुत्र, भाई, पति सब नाराज हो सकते हैं परंतु मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए कि मैं भी अपनी बात समाज के सामने रख सकूं। मेरे जैसा अनुभव और भी महिलाओं को आए होंगे परंतु समाज और परिवार के भय से वे अपने अनुभव समाज के सामने उजागर करने से डरती हैं और जीवन भर घुटन में जीती हैं। समाज की आंखें खोलने के लिए ऐसे अनुभव सामने लाने की जरूरत है। यह उदाहरण किस आत्मकथा की भूमिका से लिया गया है। तो आपको बताना है कि यह किस आत्मकथा की भूमिका से है। ए जूठन, बी दोहरा अभिशाप, सी आपहुदरी और डी सिकंजे का दर्द। तो आपको ये बताना है कि यह किस आत्मकथा की भूमिका से लिया गया है। तो ये दोहरा अभिशाप की भूमिका से लिया गया है, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। कर कि पेड़ काटने से आसमान उदास उदास लगता है, यह कथन मुर्दहिया आत्मकथा के किस पात्र का है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो मुर्दहिया आत्मकथा के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ए किसुनी भौजी, बी दादी, सी नटनिया और डी परशुराम। तो आपको बताना है कि मुर्दहिया के किस पात्र का कथन है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यह दादी का कथन है। सवाल नंबर 23 में देखते हैं कि बहनों का जलसाघर किसका कहानी संग्रह है। आपको ये बताना है कि बहनों का जलसाघर जो है वो किसका कहानी संग्रह है। ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी मृदुला सिन्हा और डी सूर्यबाला। तो आपको ये बताना है कि बहनों का जलसाघर जो है वो किसका कहानी संग्रह है। सवाल नंबर 23। तो ये सूर्यबाला का कहानी संग्रह, विकल्प डी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहे हैं कि बख्तियारपुर किसका काव्य संग्रह है। आपको बताना है कि बख्तियारपुर किसके द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। ए प्रदीप सौरभ, बी राजीव भार्गव, सी विनय सौरभ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बख्तियारपुर किसका काव्य संग्रह है। तो बख्तियारपुर जो है वो विनय सौरभ का काव्य संग्रह है, विकल्प बी सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहे हैं कि चांद गवाह किसका उपन्यास है। आपको ये बताना है कि चांद गवाह किसका उपन्यास है। ए ममता कालिया, बी नासिरा शर्मा, सी मधु कांकरिया और डी उर्मिला सुरेश। तो आपको बताना है कि चांद गवाह किसका उपन्यास है। तो यह उर्मिला सीरीज का उपन्यास है, विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो
सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।